हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी, जो कि एक ग्रेट फ़िलासफ़र्स हैं। और फ़िलासफ़ी के अंदर जो इंडियन फ़िलासफ़र्स हैं, जिसमें महात्मा गांधी, विवेकानंद जी या और भी फ़िलासफ़र्स हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट टॉपिक हमारा महात्मा गांधी का। तो सबसे पहले जैसे कि महात्मा गांधी जी एक बहुत सोशल रिफॉर्मर थे, तो इस हिसाब से इसकी बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं थोड़ी सी जीवनी। तो हम देखते हैं। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, गुजरात। तो महात्मा गांधी जो है वो 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। इस फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं। इन 1893 गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एज अ लीगल एडवाइज़र। वो 1893 में साउथ अफ्रीका गए लीगल एडवाइज़र के रूप में। ही रिटर्न इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड स्टार्टेड नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब 1950 में वो इंडिया लौटे और उन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल किसके खिलाफ किया? ब्रिटिश रूल, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश रूल था, जिसकी वजह से बहुत सारे गांधी जी जो 1915 के बाद गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म या फिर मान ये करें कि भाई ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए बहुत सारे नॉन वायलेंट स्ट्रगल किए। उसके अंदर बहुत सारे आंदोलन वगैरह, या फिर हम देखते हैं कि गांधी जी का अहिंसावादी जो विचारधारा थी वो बहुत फेमस हुई इस दौरान। आगे हम देखते हैं। ऑन जनवरी 30, 1948 गांधी जी वाज शूटेड बाय नाथूराम गोडसे। और उनकी मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने शूट कर दिया और इनकी डेथ हो गई। आगे देखते हैं हम। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब गांधी जी की जो लाइफ की फ़िलासफ़ी क्या थी ये देखते हैं। गांधी जी फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म। जो हमने पिछले 2-4 वीडियो में हमने पढ़ा, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मैटिज्म। तो हर एक थिंकर जो है, हर एक फ़िलासफ़र जो होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा या फ़िलासफ़ी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को देखता है या फिर चीज़ों को रिफ़ॉर्म करने की सोचता है। तो गांधी जी की जो फ़िलासफ़ी थी, उसकी जो लाइफ थी, वो किस पर बेस्ड थी? आइडियलिज्म पर। आइडियलिज्म क्या मानता है? आइडियलिज्म जो है वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानता है और चीज़ों को, सत्यता को, रियलिटी को, इसको परमानेंट मानता है। आगे देखते हैं। ही बिलीव्ड इन गॉड इम्प्लिसिटी। मतलब कि इम्प्लिसिटली, मतलब कि जो गॉड पे अपना विश्वास पूरा रखते थे। इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। उनकी जो फिलॉसफी थी लाइफ की, वो कुछ इस एलिमेंट्स पर डिपेंड होती है। फेथ इन गॉड, गॉड पे विश्वास रखते थे। ट्रुथ पर विश्वास रखते थे, ट्रुथ को परमानेंट मानते थे। नॉन वायलेंस पर इनकी सबसे मतलब कि मेन विचारधारा या फिर मेन फिलॉसफी क्या है, वो नॉन वायलेंस पर रही, अहिंसावादी। अगला सत्याग्रह। सत्याग्रह का इट इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अहिंसा। डिफेंस ऑफ पीस कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली थ्रू सत्याग्रह। क्या मतलब पता है कि जो सत्याग्रह है वो क्या है? अहिंसा, जो हमारा नॉन वायलेंस विचारधारा, वो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वही सत्याग्रह कहलाता है। और डिफेंस ऑफ पीस कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली थ्रू सत्याग्रह। सत्याग्रह के थ्रू ही हम पीस को डिफेंस कर सकते हैं, यानी शांति को ला सकते हैं। आगे फिफ्थ कहता है स्पिरिचुअल नेचर ऑफ इंडिविजुअल। सभी के लिए एक स्पिरिचुअल नेचर होना चाहिए। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेचर जो होता है वो होना चाहिए। लव होना चाहिए। फियरलेसनेस। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी फिलॉसफी थी, वो ये थी, लव और फिलॉसफी और नॉन वायलेंस। सो आगे देखते हैं। गांधी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब गांधी जी की जो फिलॉसफी थी वो एजुकेशन के ऊपर क्या थी देखते हैं। गांधी फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। गांधी वाज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर। गांधी जी थे वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, बट आल्सो अ ग्रेट रिलीजियस एनालिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर। एक महान रिलीजियस एनालिस्ट थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। अगला है अकॉर्डिंग टू हिम एन एविल सोसाइटी नो कंसेप्ट ऑफ एनी गुड रूल इम्पॉसिबल। मतलब कि अकॉर्डिंग टू, अगर गांधी जी के अकॉर्डिंग देखें तो एक एविल सोसाइटी, एक बुरी सोसाइटी, समाज के अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी कंसेप्ट का कोई अच्छा रूल लाना पॉसिबल नहीं है। यानी पहले सोसाइटी को ही अच्छा बनना पड़ेगा, सोसाइटी को सुधारना पड़ेगा, उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही वहाँ कोई गुड रूल या फिर कोई अच्छा शासन लाया जा सकता है या लाना पॉसिबल है। आगे ही एडवोकेटेड सोशल रिवोल्यूशन एंड रिफॉर्म टू गो हैंड इन हैंड विद एनी पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। मतलब कि उन्होंने एडवोकेट किया कि सोशल रिवोल्यूशन लाना, सोशल रिफॉर्म लाना ही क्या है, सबसे पहली, मतलब कि एक तरीके से पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाना होगा। तो यानी कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन लाने से पहले हमें क्या लाना है? सोशल रिवोल्यूशन लाना है। आगे गांधीज बेसिक एजुकेशन वाज द प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन, जो मान की फिलॉसफी थी बेसिक एजुकेशन की, वही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट
और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल चीज़ थी वो यही थी कि बेसिक एजुकेशन लाना गांधी जी का। द मेन एम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज टू प्योरीफाई द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल एंड क्रिएट अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लॉइटेशन एंड एग्रेशन। अब क्या बताया कि जो सबसे मेन एम है बेसिक एजुकेशन का वो क्या है कि हार्ट को प्यूरीफाई करना, अपने माइंड को प्यूरीफाई करना और ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जो कि फ्री हो सभी तरह की एक्सप्लॉइटेशन से और एग्रेशन से। सो वी कैन से गांधी जी वाज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट आल्सो, इसलिए हम कह सकते हैं गांधी जी जो थे वो एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद भी थे। आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। अब एजुकेशनल गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, यानी क्या क्या गुण या फिर क्या क्या हम फीचर्स देखने को मिलता है कि गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। तो फर्स्ट क्या है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। क्या बताया कि जो शुरू का जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए या फिर पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। फ्रॉम 7, सेकेंड पॉइंट कहता है कि फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज एजुकेशन ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी फ्री एंड यूनिवर्सल। क्या बताया कि 7 से, ये गांधी जी ने बात की, कई बार क्वेश्चन आता है कि इन्होंने बात की कि 7 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। तो गांधी जी की फिलॉसफी में गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी ने कहा है कि 7 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन जो हर बच्चे के लिए फ्री और यूनिवर्सल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें देयर शुड नो प्लेस फॉर इंग्लिश इन द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ थे, अंग्रेजी शिक्षा के बहुत खिलाफ थे गांधी जी। तो इन्होंने इसलिए कहा कि देयर शुड नो प्लेस फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के लिए कोई जगह नहीं है बच्चे के एजुकेशन में। अगर वो मतलब कि अगर इंडियन एजुकेशन में अगर डालें तो उन्होंने अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ इंग्लिश शिक्षा की बिल्कुल, इंग्लिश एजुकेशन की बिल्कुल मनाही की। फोर्थ पॉइंट है मेयर लिटरेसी कैन नॉट बी एजुकेटेड विद एजुकेशन। ये बात इन्होंने की कि जो लिटरेसी को ना हम इक्वेट नहीं कर सकते एजुकेशन से। लिटरेसी जो होता है वो इन्होंने मतलब कि जैसे हम लिटरेसी और उसमें एजुकेटेड में और हम फ़र्क बताएं एजुकेशन मतलब एक एजुकेटेड पर्सन और एक लिटरेसी रेट के हिसाब से पर्सन कैसा होना चाहिए। तो जिस आदमी को पढ़ना लिखना और थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है उसको हम लिटरेट कह सकते हैं, लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन कहेंगे जब उसकी जो एजुकेशन होगी वो जब तक अच्छी होगी उसको एक एजुकेशन पर्सन कहा जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि लिटरेसी को एजुकेशन के साथ इक्वेट ना किया जाए। अगला है एजुकेशन शुड एम्प्लॉय सम क्राफ्ट एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन सो दैट द चाइल्ड गेन्स इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस फॉर हिज लाइफ। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है गांधी जी की फ़िलॉसफी का कि जो एजुकेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाए, उसको एजुकेशन के साथ साथ कुछ क्राफ्ट यानी कि हस्तकला वाले कामों को सिखाया जाए जिससे कि चाइल्ड जो है वो एजुकेशन के साथ साथ क्या गेन कर सके, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अपनी लाइफ के लिए एजुकेशन या। और इन्होंने छोटे मोटे उद्योग यानी इंडस्ट्रीज़ स्थापना की बात की। तो इन्होंने मतलब इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात की। आगे इसमें एजुकेशन शुड अचीव द हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल। क्या होता है हारमोनियस डेवलपमेंट का मतलब था ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हारमोनियस डेवलपमेंट, चाहे बच्चे के जो है बॉडी माइंड हार्ट और सोल सभी तरह का डेवलप होना चाहिए एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, बेसिक एजुकेशन पे जोर दिया और साथ में हैंडीक्राफ्ट वैसे काम, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस जैसी चीज़ों को मतलब बढ़ावा दिया। हारमोनियस डेवलपमेंट की बात की, चाइल्ड के बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल सभी चीज़ में डेवलपमेंट की बात की। एक इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बिल्कुल कोई प्लेस नहीं दिया है इंडियन एजुकेशन में। तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अब आगे देखते हैं हम एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन। अब अकॉर्डिंग टू गांधी एजुकेशन का क्या क्या एम होना चाहिए, तो इन्होंने क्या बताया कंप्लीट डेवलपमेंट, वही जो हमने पढ़ा ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड सेल्फ रिलायंस। तो ये सारे जो एम्स हैं गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन के एम्स ये होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि क्या क्या मेथड होने चाहिए टीचिंग के। अगर इंडियन एजुकेशन में अगर स्कूल्स में टीचिंग हो रही है तो उसके बच्चों को पढ़ाने का क्या क्या तरीके या विधियाँ होनी चाहिए। तो फर्स्ट है इमिटेशन मेथड, इमिटेशन नकल करके पढ़ाना। तो बच्चों को जिस हिसाब से टीचर खुद करेगा तो बच्चे उसकी नकल करते हैं और उस चीज़ों को सीखते हैं। वैल्यूज़ डेवलप करना नकल के माध्यम से, उनमें ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जैसी भावना को डेवलप करना है, उसको एक्टिविटी में वो करना है। वही आगे देखते हैं एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, वही एजुकेशन के साथ साथ उसको कुछ ऐसी हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में डाला जाए जिससे कि बच्चा आगे जाके इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हो जाए। एक्टिविटी मेथड पर जोर दिया इन्होंने। आगे है इसमें
कोरिलेशन मेथड पर किस जो सब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट किया जाए, कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके अपनी क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ से, या फिर अभी जो उसके आसपास की ज़िंदगी चल रही है तो इस लाइफ से रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो इसे बोलते हैं कोरिलेशन मेथड। या हर सब्जेक्ट को एक दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके भी पढ़ाया जाए, तो कोरिलेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड से पढ़ाया जाए। लेक्चर एंड क्वेश्चनिंग मेथड से भी टीचिंग की जाए। आगे हमें कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए, अगर अकॉर्डिंग टू गांधी कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए अगर इंडियन एजुकेशन में देखा जाए, तो टीचर का एक रोल जो है वो क्या है। गांधी असर्टेड दैट द टीचर शुड बी एन आइडियल पर्सन। सबसे पहली बात की कि गांधी के अकॉर्डिंग टीचर कैसा आदमी होना चाहिए, एक आइडियल पर्सन होना चाहिए, टॉर्च ऑफ नॉलेज एंड मैन ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि नॉलेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए और एक गुड कंडक्ट करने वाला, यानी कि संचालन करने वाला होना चाहिए। अगला इसमें अकॉर्डिंग टू गांधी जी ओनली राइट टाइप ऑफ टीचर कैन हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। क्या बताया गांधी जी के अकॉर्डिंग कि सिर्फ सही तरीके के जो टीचर होते हैं वही हेल्प कर सकते हैं एजुकेशन के सारे ऑब्जेक्टिव या एम को अचीव करने में। तो इसीलिए टीचरों का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए कि जिसकी वजह से एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इसमें ही शुड बी इंस्पायर्ड विद द सोशल एटीट्यूड्स एंड आइडियल्स ऑफ अहिंसा एंड ट्रुथ। मतलब कि जो टीचर होना चाहिए उसको इंस्पायर होना चाहिए किन चीज़ों से, सोशल एटीट्यूड से। सोशल एटीट्यूड की समाज में किसी तरीके से एटीट्यूड में सबसे एक इंस्पायर होना चाहिए, आइडियल ऑफ अहिंसा, अहिंसावादी होना चाहिए, और ट्रुथ, सच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें गांधी जी डू नॉट बिलीव इन टीचर सेंटर एजुकेशन। गांधी जी भी क्या थे, टीचर सेंटर एजुकेशन पे विश्वास नहीं करते थे, बट ही थिंक टीचर एज फ्रेंड और गाइड ऑफ चाइल्ड। मतलब इनका मानना था कि जैसे आज के एजुकेशन में हम बात करते हैं कि एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऐसे ही ये भी टीचर सेंटर एजुकेशन की खिलाफ थे, एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को मानते थे और सोचते थे ही थिंक टीचर एज अ फ्रेंड, टीचर एक दोस्त की तरह या गाइड की तरह बच्चे गाइड के रूप में, गाइडर के रूप में काम करे। जैसे आज हम NCF पढ़ते हैं, बाकी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें साफ लिखा होता है कि टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। तो वही चीज़ कि भाई गांधी भी सोचते थे कि जो टीचर होना चाहिए वो एक दोस्त की तरह, एक गाइडर की तरफ होना चाहिए। सो यहाँ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। तो आज हमने पढ़ा फ़िलोसफ़र, इंडियन फ़िलोसफ़र के बारे में, गांधी जी के बारे में। तो इसके जो जितने भी टॉपिक्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के इससे, इसमें से काफ़ी MCQs बन के आते हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करके या फिर प्रीवियस नॉलेज से जोड़ कर देखें, कोशिश करें चीज़ों को वो करने की। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं।